नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया के बारे में। अनफॉर्चुनेट बात यह है दोस्तों, इंडिया जैसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में ये टॉपिक के ऊपर हमें डिस्कस करना पड़ रहा है क्योंकि हालत बहुत ख़राब है। 43% ऑफ न्यूली इलेक्टेड एमपीज जो हमारे हैं उनके पेंडिंग क्रिमिनल केसेस थे जब वो इलेक्शंस में खड़े हुए थे। तो आज इस टॉपिक को मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि रीसेंटली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसे एडीआर कहते हैं, इन्होंने रीसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा। सबसे पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के एरिया में काम करते हैं। 1999 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स ने इस एसोसिएशन को फॉर्म किया। तीनों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या लेटर लिखा है? लेटर में इन्होंने बोला है दोस्तों, उन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ में एक्शन ले लीजिए जो अपने कैंडिडेट्स के क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में डिटेल्स फर्निश नहीं किए थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें समझना होगा। सितंबर 25, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्ट किया था कि जितने कैंडिडेट्स को आप खड़े करते हो उनके खिलाफ में अगर कोई पेंडिंग क्रिमिनल केसेस है उसके बारे में जो डिटेल्स है वो आपको पब्लिक करना पड़ेगा। बेसिकली एक लोकल न्यूज़पेपर में, एक नेशनल न्यूज़पेपर में और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको सारे डिटेल्स पब्लिश कर। बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अब तक सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है। वैसे आपको पता होगा दोस्तों, इलेक्शन से पहले सारे कैंडिडेट्स को इलेक्शन एफिडेविट सबमिट करना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने। वो एफिडेविट में इस तरह के सारे डिटेल्स भी भरने होते हैं, पर वो डिटेल्स को पब्लिसाइज करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए सितंबर 25, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर पास किया उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ये क्लियरली कहा कि आपको मैंडेटरली सारे डिटेल्स को पब्लिसाइज भी करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई कैंडिडेट का क्रिमिनल हिस्ट्री है, उनके खिलाफ में अगर कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, वो फर्निश भी करना है, उसे पब्लिसाइज भी करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, एक लोकल न्यूज़पेपर में, एक नेशनल न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी। तो इसलिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के फील्ड में काम करते हैं, जिनका वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करना, वो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है? इट इज द पावर ऑफ द कोर्ट टू प्रोटेक्ट इट्स ओन मैजेस्टी एंड रेस्पेक्ट। आसान भाषा में दोस्तों, अगर कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है, अगर वो ऑर्डर प्रॉपरली नहीं फॉलो किया जाएगा तो उसके लिए कोर्ट जो है पनिशमेंट दे सकते हैं। तो बेसिकली कोर्ट का वो जो पावर है अपनी मैजेस्टी एंड रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर कोर्ट का जो आदेश है कोई फॉलो नहीं कर रहा है, इसके लिए पनिश करने का जो पावर है, इसे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोल सकते हैं। बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला जो पावर है कोर्ट के पास, उसे रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट ने 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1971 पास किया था। पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस एक्ट में जो प्रोविजंस है, इससे कोर्ट का जो पावर है उसे केवल रेगुलेट किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट ने भी क्लियर किया है, ठीक है। नाउ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला जो एक्सप्रेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के स्टेटमेंट्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। अगर आर्टिकल्स के बारे में बात करें, आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। बेसिकली अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें पनिश कर सकता है अंडर आर्टिकल 129। वेरास हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो आर्टिकल 215 में यही बात लिखा हुआ है। और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, दो तरह के कंटेम्प्ट है, वन इज सिविल कंटेम्प्ट, सेकंड इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। दोनों के बीच में फर्क क्या है दोस्तों? सिविल कंटेम्प्ट माने अगर कोर्ट का कोई जजमेंट को कोई जानबूझकर डिसोबे करता है, कोई सुनता नहीं है, तो वो सब सिविल कंटेम्प्ट में आएगा। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब, एक तो देखिए अगर कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करने की कोशिश किया, बेसिकली भयंकर तरीके से कोर्ट का मजाक उठाना, यह सब क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। जैसे कि प्रशांत भूषण जो सीनियर एडवोकेट है, उनकी कहानी आपने सुना होगा, जो 2-3 साल पहले हुआ था, काफी न्यूज में आया था, तो वो भी एक तरह का क्रिमिनल कंटेम्प्ट था। पर ध्यान रखना है दोस्तों, कोर्ट का फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यह सब कोर्ट डिसाइड करते हैं, है कि नहीं। फाइनल वर्ड कोर्ट का है, जजेस जो बोलेंगे वही फाइनल वर्ड हो जाता है। अगर कोर्ट बोलते हैं ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, ये फेयर क्रिटिसिज्म नहीं है, तो वही बात है, ठीक है। सेकेंड, अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को कोई इंटरफेयर करने की कोशिश किया, ये भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, ठीक है। फिर जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है, कोर्ट को अपना काम करने नहीं देता है, ये भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएगा। वापस आता है टॉपिक पर, इधर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सारे पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्ट किया था कि सारे कैंडिडेट्स का जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, बेसिकली उनके खिलाफ में अगर कोई पेंडिंग क्रिमिनल केसेस है वो आपको शेयर भी करना होगा, पब्लिसाइज भी करना होगा, पर कोई पॉलिटिकल पार्टीज ने ये नहीं। तो अब तक पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बेच रहे थे? देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया सारे कैंडिडेट्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने कुछ फॉर्म्स सबमिट करना होता है इलेक्शन से पहले। उनमें से कुछ फॉर्म्स है दोस्तों, फॉर्म C2, फॉर्म C7 एक्सेट्रा, जिसमें सारे इंफॉर्मेशन उन्हें सबमिट करना होता है। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इन फॉर्म्स का स्क्रूटनी किया तो पता चला काफी शॉर्टकमिंग्स है। इसके अलावा जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उसमें मेजोरिटी के कोई फंक्शनल वेबसाइट्स नहीं है। अगर कोई सिटीजन ये सारे डिटेल्स को एक्सेस करना चाहता है तो कोई फंक्शनल वेबसाइट्स ही नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन मिलने का कोई ऑप्शन नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं दोस्तों, द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट ए पार्टी कैनॉट यूज विनेबिलिटी एज ए रीजन फॉर सेलेक्टिंग ए कैंडिडेट विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। द ADR लेटर पॉइंट आउट दैट पार्टीज वर साइटिंग चांसेस ऑफ विनिंग एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ द पर्सन एज अमंग द रीजंस। देखिए, अगर कोई कैंडिडेट का क्रिमिनल हिस्ट्री है, बेसिकली उनके खिलाफ में कोई पेंडिंग केस है, फाइनल ऑर्डर नहीं आया होगा फिर भी पेंडिंग क्रिमिनल केस है, तो उस कैंडिडेट को अगर खड़ा करना है तो जस्टिफिकेशन देना जरूरी है। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो जस्टिफिकेशन देते हैं, चांसेस ऑफ विनिंग ज्यादा है, पर्सन की पॉपुलैरिटी ज्यादा है। वेरा सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली बोला है, द पार्टी कैनॉट यूज विनेबिलिटी एज ए रीजन फॉर सेलेक्टिंग ए कैंडिडेट विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज वही करते हैं। तो बेसिकली एक तरह का विलफुल डिसओबीडियंस हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की। तो अब क्या हो रहा है? अब क्या है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं और उन्हें समझाया है कि आपका कंटेम्प्ट हो रहा है। आपने 2018 में ऑर्डर पास किए थे, पर अब तक आपका ऑर्डर का विलफुल डिसओबीडियंस हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को डायरेक्ट किया कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक डिटेल्ड लेटर लिखिए स्टैटिस्टिक्स के साथ, क्योंकि फाइनल एक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही लेना है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में नहीं होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं। अब तो टाइम ही बताएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या एक्शन लेते हैं। वैसे आप ये डाटा देखिए दोस्तों, 2009 से लेके 2019 तक का डाटा है। 2009 में 30% ऑफ एमपीज के खिलाफ में क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे। 2014 में 34%, 2019 में 43%। ये तो केवल क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा हूं। अगर और थोड़ा आगे जाएंगे, सीरियस क्रिमिनल केसेस सच एज रेप, मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन भी है कुछ एमपीज के खिलाफ में। 2009 में 14% थे, 2014 में 21% और 2019 में 29%। काफी खतरनाक सिचुएशन है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वैसे यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव में ये पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आप इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज़ कर सकते हैं और कुछ पॉइंट्स मैंने बोला वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसे जो एसोसिएशन है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करने के लिए काम करते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए काम करते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स भी लिखना ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।